अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से मैं आप तमाम तर लोगों से बात करना चाहती हूँ। इनफैक्ट सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में डिप्रेशन कैसे बढ़ता चला जा रहा है। वो डिप्रेशन हो, नफ्सियाती दबाव हो, आप लोगों ने कभी नोट किया कि इसकी वजह क्या है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा ट्रॉमा जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करता आ रहा हो? कहीं की रिजेक्शन इतना हमारे मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर दे कि हम एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक हेल्दी इंसान की तरह सोचना ही बंद कर दें। घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाए, नौकरी पे जाते हुए कोई परेशानी हो जाए, कोई हम आज स्पेसिफिकली आजकल तुम देख रहे हैं कि मुआशी दबाव भी जो आजकल हमारे साथ है, खूब से खूब तर लगने का जो दबाव है, सोशल मीडिया पर एक अच्छी ज़िंदगी दिखाने का जो दबाव है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारे धोखों में आ जाते हैं और ये धोखे भी हमें एक नफ्सियाती दंगल में और दलदल में, मैं उसको कहूँगी, हम उसको वो हमें धकेल देता है। मुसलसल ये जो हमारी परेशानियाँ ये दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और अगर इनको एड्रेस ना किया तो ये एक नासूर बन जाएगा। सोचो मतलब इंडिया चांद तक पहुंच गया है, इतनी दुनिया ने तरक्की कर ली और हम अभी तक इस बात पे फाइट करें कि क्या अगर आपको कोई मेंटल इशू हो, कोई नफ्सियाती इशू हो, तो क्या आपको डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए? भाई ये हमारी सोसाइटी में एक टैबू बन चुका है। और मैं आज स्पेसिफिकली आज के शो में आपकी तो मुलाकात करवाने जा रही हूँ ऐसे लोगों से जिन्होंने इस टैबू से फाइट किया है, अपनी अच्छी ज़िंदगी, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए लोग क्या कहेंगे इन तमाम तर बातों को पीछे रखते हुए अपने नफ्सियाती दबाव, अपने डिप्रेशन को डील करने की कोशिश की है और वो कामयाब भी हुए हैं। और आज वो यहाँ पर मेरे साथ हमारे शो में मौजूद भी हैं ताकि वो आप लोगों को बता सकें कि आप लोगों की भी रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं और आपको भी कहाँ पे मदद की ज़रूरत है। वरना कहीं ऐसा ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत पुराना बचपन का कोई एंगर अंदर रह जाता है और फिर वो एंगर बाद में जाकर निकलता है और उसकी इतनी खौफनाक और भयानक शक्ल हम देखते हैं। अक्सर हम लोगों से मिलते हैं, हम कहते हैं दिखने में कितने अच्छे हैं, कितने बदसूरत, गुफ्तार में, ख्यालात में, वो बचपन का कहीं ना कहीं से वो भी कोई ऐसा एंगर अपने अंदर दबा के चल रहे होते हैं कि फिर वो आप पे निकालते हैं। इनको अभी से एड्रेस करना शुरू करें। मेरे साथ आज कुछ यहाँ पर रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग भी हौसला पकड़ें, हिम्मत पकड़ें, बजाय कि आप अपना हाल ख़राब करें, अपना मुस्तकबिल ख़राब करें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करें। क्योंकि ये जो ट्रॉमा होता है ना, ये आगे तक चलता है। इस ट्रॉमा को आगे नहीं चलने देना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफीक यासीन भी, जो कि CEO यासीन साइकेट्रिक हॉस्पिटल हैं। और आपको याद होगा कि आज से कुछ दिनों पहले हमारे साथ डॉक्टर अफशीन, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर थी, वो भी इनके हॉस्पिटल में मौजूद थी। उनको इनके रिहैब सेंटर में मौजूद थे इलाज कराने के लिए। इनको कोई लेने नहीं आया। अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 महीने अब होने को हैं। रमज़ान में आई थी, मुहर्रम ख़त्म हो गया, सफ़र भी जो है, सफ़र का महीना ये भी अब तकरीबन मिडिल में आ गया है। हस्बैंड ने उनके आज वादा तो किया कि आज 31 तारीख को लेने आएंगे। अब देखते हैं आता कि नहीं आता। मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ डॉक्टर अफशीन की कुछ झलकियाँ, ताकि आपकी याद थोड़ी तो ताज़ा कर दूँ उनके हवाले से। वालदा का नंबर मुझे याद नहीं। ना वो हमारी किसी तरीके की कॉल रिसीव करते हैं, ना हमसे कोई बात करते हैं। इवन कि मैं ख़ुद इनको, अफशीन को, उनके घर लेके गया हूँ तो उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया और वो हमें फेस भी नहीं कर रहे हैं। आपकी अम्मी को पता ना हो कि उनकी बच्ची को लेकर आए? नहीं, मैंने उनको कंटिन्यू हम राब्ते में फ़ोन कर रहे हैं, उनको वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही। आप मुझे बताएं कि आप तो खुद माशाल्लाह से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ऐसा क्या हुआ था कि आपकी बहन और आपके हस्बैंड जो हैं वो आपको इनके हॉस्पिटल में, इनके रिहैब सेंटर में एडमिट करवाने आए थे? छोटा सा झगड़ा हुआ था सिस्टर और मेरे दरमियान। उसके बाद इन्होंने आके जब कॉल की कि हस्बैंड को बुलाया जाए, तो इन्होंने आके मज़ीद मतलब मुझ पे बरहम हुए कि झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे मारा। अगर कोई शख्स
डॉक्टर अफशीन की फैमिली को जानता है, डॉक्टर अफशीन को जानता है, तो प्लीज़ आप हमारा जो नीचे नंबर चल रहा है आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अफशीन 26 मई से रिहैब सेंटर में हैं। काफ़ी अरसे से ये अपनी बहन को, कल आपने भी देखा कि मैंने इनकी बहन को भी कॉल की, इनकी अम्मी का नंबर बन जा रहा है, इनके जो हस्बैंड है जिनसे इनका निकाह हुआ उनका नंबर भी बन जा रहा है। लेकिन कुछ अर्से पहले उनके हस्बैंड ने रब्ता भी किया है, तो मैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अफशीन की क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि जब प्रोग्राम हुआ उसके विदिन फ्यू डेज़ जो है उन्होंने रब्ता किया, ही केम ओवर टू द हॉस्पिटल। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की मैं अपनी वाइफ से भी मिलना चाहता हूँ। बहुत ही शो किया सॉरी कि मैं आ नहीं सका, देवर फाइनेंशियल रीजंस, कुछ और कमिटमेंट्स थे, मैं शहर से बाहर था। बहन उनकी फिर भी नहीं आई? बहन फिर भी नहीं आई, और वालदा भी नहीं आई? वालदा ना फ़ोन आया ना आई, ना फ़ोन आया ना आई। जहाँ उनका निकाह हुआ था वो आए? अच्छा, वो आए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मिल सकता हूँ अपनी वाइफ से। ऊपर गए, उन्होंने तकरीबन 15-20 मिनट स्पेंड किए वाइफ के साथ, बड़ा अच्छा टाइम उन्होंने गुजारा, अच्छी तरह बातें हुई। वाइफ वाज इनिशियली अपसेट कि मैं मिलना ही नहीं चाहती, अंडरस्टैंडेबली, लेकिन बाद में वो मान गई और फिर उन्होंने कमिट किया कि मैं विदिन 4-5 डेज़ आके आपको ले जाऊँगा। शी वॉज सो हैप्पी कि चलो अब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। उसके बाद से उन्होंने फिर अपना नंबर ब्लॉक कर दिया। वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट हिम ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, बहुत कोशिश की कि उनको कॉन्टैक्ट करें। तो मतलब अभी दोबारा उनसे बात नहीं हुई क्योंकि उन्होंने 31 की नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो करते ये थे कि एक मैसेज कर देते थे कि सॉरी मैं आ नहीं सका, मैं कुछ अर्से बाद आऊँगा। एक हुज्जत तमाम करे ना, जैसे कि हाँ मैंने तो कहा था। उसके बाद वो नंबर ब्लॉक कर देते थे। तो ये कि लास्ट उनका आई थिंक 2-3 दिन पहले मैसेज आया है कि आई विल बी देयर ऑन 31 अगस्त और मैं इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। और ये बहुत दफ़ा पहले भी कह चुके हैं। अब ये कि आई होप कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करें और आके ले जाएं, लेकिन वी आर डाउटिंग। और हमारी भी ये कोशिश होगी और दुआ यही है सिद्क़ के दिल से कि अल्लाह करे कि उनकी बहन, उनकी अम्मी आज भी इनसे रब्ता कर लें और उनके हस्बैंड को आज आके ले जाएं। वरना ऑफ कोर्स एक रिहैब सेंटर में एक मरीज़ का इतने महीनों पे रखना इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मुस्तकबिल होगा उनका, डॉक्टर अफशीन का, और जो सवाल से अपडेट्स हैं वो हम अपने शो में आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और अल्लाह करे हमारे शो के तवस्सुल से अगर उनकी बहन देख रही, उनकी अम्मी देख रही हो, तो खुदा के लिए वो क्यों रिहैब सेंटर रहें जब उनकी माँ और उनकी बहन मौजूद हैं। हमारे साथ जो आज की पहली जो यहाँ पर हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं ज़ुबैदा ख़ानम। और ज़ुबैदा की जो कहानी है वो जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, मोस्टली ख़वातीन की यही कहानी है। रिजेक्शन, धोखा, इनफैक्ट धोखा तो बहुत बड़ा। ज़ुबैदा की एक जगह मंगनी हुई थी, 3 साल उनकी मंगनी रही, और जिस शख्स से इनकी मंगनी हुई थी उस शख्स ने क्या किया कि उनसे बात तो करता था, ऑफ कोर्स वो उनका मंगेतर था, लेकिन उसने इसी दौरान मंगनी भी एक और की और शादी भी कर ली। और ज़ुबैदा को कानों कान खबर ही नहीं हो। आप सोचें, आपकी 3 साल किसी बंदे से आपकी बातचीत हो रही है, आपकी उसे मंगनी हुई है, आप मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी जो सोच रहे हैं आपने उस बंदे को अपने सामने रखा है, और वो जब आपके साथ ऐसा कर दे तो क्या हालात होंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं ज़ुबैदा, मुझे ये बताएं कितना 3 साल आपकी मंगनी रही और आपको पता ही नहीं चला कि उस शख्स ने मंगनी क्या फिर शादी भी कर ली? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वैसे ही हम गुजार रहे थे। कहीं किसी भी एंगल से नहीं पता चल रहा था कि वो बंदा मतलब मुझे धोखा दे रहा है। धोखा देगा। लव मैरिज थी, अरेंज, मतलब लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है? लव। आपकी मोहब्बत की मंगनी थी? कितने अर्से से जानती थी आप उसको? काफ़ी टाइम से। पहले वो हमारी ही एरिया में रहते थे, उसके बाद वो वहाँ से मूव कर गए थे, लेकिन हम लोगों का था तो जब से जानते थे। खैर तो ये होता रहा। ज़ुबैदा बात करती थी, आपको कहीं फील नहीं हुआ कि मुझे कहीं भी नहीं फील लग रहा है, इसने मेरे से बात करने की फ्रीक्वेंसी कम कर दी है? नहीं, कहीं नहीं फील होता था। हत्ता कि अगर हम कभी बाहर मिल जाया करते थे तो उसमें भी नहीं कभी हुआ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कोई सच। और जब आपको पता चला तो पहला रिएक्शन आपने क्या दिया? पहले तो यकीन नहीं आया था, लेकिन पता उन्हीं की ही एक फैमिली मेंबर से पता चला था। उन्होंने पिक्चर्स जो है ना व्हाट्सएप की थी, तो हमारे घर वाले भी थोड़े से वो हो रहे थे कि नहीं ऐसे ही होगा, किसी ने मजाक किया होगा। व्हाट्सएप आपको आई? जी,
डायरेक्टली। चीज़ की थी? उनकी और उनकी मंगेतर की थी। अच्छा, उनकी मंगेतर की थी, साथ बैठे हुए थे? साथ बैठे हुए थे जी, बिल्कुल। ओके। तो मतलब यकीन नहीं था। उसके बाद लाजमी मेरा तो बिल्कुल ही वो था कि बर्दाश्त नहीं का, यकीन भी नहीं आ रहा था। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता है, झूठ होगा। तो मेरी फैमिली ने मालूमात करवाई तो वो लोग खामोश होकर बैठ गए। फिर लाजमी ख़त्म हुआ, लेकिन मैंने अपने साथ बुरा बुरा करना शुरू कर दिया। कभी अपने आप को किसी चीज़ से मारती, कभी कुछ करती। गुस्से में शिकायत नहीं की कि आपने क्या किया मेरे साथ? नहीं, मेरी मदर ने बिल्कुल मतलब मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया था कि अब हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मगर मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी इस चीज़ को कि मैं कैसे एक मतलब यहाँ तो मुझे होना है। हाँ, नहीं, एक जैसे आप पूछते हैं ना आपकी हैबिट्स क्या हैं। हाँ। तो कोई मुझसे पूछता था ना कि क्या है क्या नहीं, तो मैं कहती हूँ रात भर ना अपने मंगेतर से बात करती, तो बस वो रात होती थी ना। हाँ। तो होता था, तो ज़्यादा उस वक्त याद करने लग जाती हूँ कि ये तो टाइम था मेरा उससे बात करने। बिल्कुल। तो ये होने लगा काफ़ी ज़्यादा। अपने आप को कभी छुरी उठाकर मारने लगी तो घर वालों ने बहुत ज़्यादा मतलब नज़र रखना शुरू कर दिया था। ख़ासकर वालिदा ने आकर देखती रहती थी, सोती नहीं थी, परेशान रहती थी। परेशान थी, हाँ। तो उसमें तो फिर एक दिन मुझे मौका मिला घर से निकलने का। घर से निकल के मैं उनके घर पे पहुंची। वो इत्तेफाक से अपने घर पे ही दोपहर के वक्त मौजूद थे। तो वो मौजूद थे, सबसे पहले जाते के साथ ही तो मैंने उनको चप्पल खींच कर मारी थी। उसके बाद घर लाजमी मुझे पता था, मेरा ससुराल था वो होने वाला, तो मुझे एक एक चीज़ का पता था। तो मैंने जाते के साथ ही उनके ऊपर मतलब छुरी उठा ली थी कि उनको मारने के लिए। इतना आपको अंदर से गुस्सा था कि मुझे धोखा दिया इसने? हाँ, बस ये पूछती थी कि ना कि मेरा मतलब मेरा कसूर क्या था या मेरे घर वालों का क्या कसूर था कि 3 साल हमने मंगनी रखी, अब जब हमारी शादी होने वाली है तो उसमें आपने मंगनी मतलब खामोशी से बेमकसद की आपने ख़त्म कर दी। तो जैसे ज़ुबैदा आपने कहा ना कि जैसे रात होती थी तो आपको और खौफ सा लगता था, क्योंकि रात को टाइम था कि आप उनसे कहते हैं घंटों बाद। तो जब आपने उनको कन्फ्रंट किया, जब आपने उनसे कहा कि भी तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, तो उसके बाद फौरी उसने आपसे राब्ता ख़त्म कर लिया बंदे ने, या फिर आपके घर ने आपसे राब्ता ख़त्म करवा दिया? नहीं, उसने फौरी तो राब्ता नहीं ख़त्म किया, उसने मुझे ब्लॉक भी नहीं किया था। तो मतलब धोखा भी उसने दिया और ब्लॉक भी वही? ब्लॉक भी नहीं कर रहा था। मतलब एक मज़े लेने वाली बात होती है ना कि अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखें तो उसके मज़े लें। तो वो चीज़ कर रहा था, इससे उससे मालूमात करना, ये करना, तो वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मेरे घर वालों ने आहिस्ता आहिस्ता यानी कि पीछे हटाना मुझे शुरू कर दिया, मेरी हर चीज़ हटा दी। फिर जो मतलब फैमिली में बैठे बैठे या तो हंसने लगती या रोने लगती, या कोई भी चीज़ उठाकर करती रहती, कभी माचिस आ गई। तो इसमें मेरी फैमिली ने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया था। कोई कहता जिन्नात के असरात आ गए हैं इसलिए छोड़ दिया ससुराल वालों ने, कोई कुछ कहता, जितने मुँह उतनी बातें होती। तो मेरे भाई को किसी ने ये नाज़िमाबाद 3 नंबर पे डॉक्टर यासीन क्लिनिक है, हॉस्पिटल जो है, तो वहाँ का बताया था। तो वहाँ फिर इलाज हुआ था मेरा। आप जो एक तो मोहब्बत में धोखा खाना, इससे बड़ी तकलीफ़ कोई नहीं है, और वो धोखा खा के फिर आपको फिर क्योंकि दूरी भी बर्दाश्त करनी थी, फिर आपको इस रिहैब सेंटर में कितने ऐसे रही थी आप? फिर मैक्सिमम 1.5-2 महीने, क्योंकि इलाज फ़ौरन स्टार्ट हो गया था। अगर यही घर वाले सोचते रहते कि कोई मतलब ऊपरी हवा है, जिन्नात है, हाँ, ऐसा तो उसमें मुझे भी टाइम लग जाता। अगर किसी नकली आमिल के पास चले जाते तो फिर तो और सब चीज़ें ख़राब हो जानी थी, और तो फिर हाँ, अल्लाह का शुक्र देखें, अदा करें कि आपके घर वालों में इतनी थी, उनको समझ आ गई कि आप कोई प्रॉब्लम हो गई है। इतना बड़ा आपके साथ धोखा हुआ था, और किसी भी इंसान के साथ धोखा हो तो वैसे ही करेगा, तो वो ऐसे ही करेगा, लाजमी सी बात है। जब आप एक उसमें हैं कि आप सारी चीज़ें उसके साथ शेयर कर रहे हैं कि एक मतलब शादी के कपड़ों की थीम रखना,
आप फर्नीचर पसंद करना, सारी चीज़ें तो एवरीथिंग। जुबैदा जब आप उनके घर गए और जैसे आपने उनको चप्पल उठा के मारी तो आपने उनसे पूछा कि मेरे साथ क्यों, क्या गिरेबान से जुड़ा हुआ क्या था? नहीं, मतलब जब वो मेरे सामने आया तो मैंने तो चीखने चिल्लाना सिर्फ एक ही वो था कि क्यों किया है, क्यों किया है, मतलब आगे से उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उन लोगों ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था, मेरी फैमिली को फ़ोन करके बुलाया था कि आकर इसको लेकर जाओ, ये तो पागल है, इसके ऊपर तो जिन्नात है, और जो उनके मुंह में आया वो बोलते चले गए। काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ किया घर वालों ने भी हर तरीके से। जो आता कमरे से मुझे नहीं निकलने देते, कमरे में बंद कर दिया करते थे, क्योंकि लोगों के पास एक मज़ेदार सा टॉपिक आ जाता है। जो आता था वो ऐसे बात करता था। वैसे ही बात। अच्छा, मैं इनको देख रही हूँ ना जुबैदा को, तो डॉक्टर साहब मुझे अच्छा इन अ वे इसलिए फील हो रहा है कि एक चीज़ बुरी हुई तो ये उसमें रह नहीं गई, कोशिश की उन्होंने भी और उनके घर वालों ने भी कि उसको उससे बाहर निकालें। और ये कोई पहली पाकिस्तान की औरत नहीं है, कोई पहले इंसान नहीं है जिनको ऐसा धोखा मिला। मर्द ख़वातीन दोनों को ऐसा होता है। और पिछले साल तो हमने देखा भी है कि एक छोटे बच्चे ने 14 साल की उसकी उम्र थी और स्कूल में कोई जो बच्ची पसंद थी तो उसने जो रिजेक्ट कर दिया और उसने बात ना करने पे तो उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ये रिजेक्शन क्या इतनी खौफनाक चीज़ होती है कि आपको इस दहाने तक ले जाती है? बिल्कुल। देखिए, इमोशंस जो हैं इंसान के, उसमें अगर रिजेक्शन है, इनसिक्योरिटीज़ हैं और ये इमोशनल टर्मोइल जो आता है जिसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन साथ में आती है और साथ में अबैंडनमेंट है, क्योंकि इतने अरसे की अटैचमेंट, देखें ये कह रही है 3 साल तक उनसे बात करती रही। जी जी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, टाइम की, इमोशंस की अटैचमेंट जी, है। बिल्कुल, हाँ जी। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, किसी और पे ट्रस्ट करना, डेवलप हो जाना, बात करने की, उस बंदे से सारी बातें शेयर करना रात में कि आपको पता है कि जी अब रात हो गई, आपने चलो उसको कॉल किया और आप फिर उसी से बात करते हैं। लिटरली इस तरह कि आप सो रहे हैं, फिर उससे बात करके आप सो गए, फिर एवरी टाइम यू गो टू बेड दिस विल हॉन्ट यू। एग्जैक्टली। और उससे बढ़ के जो है ना, होने वाले शौहर पे ट्रस्ट, यही तो है जो मेरा फ्यूचर का हस्बैंड होगा, जो मेरा सहारा होगा या मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारूंगी। वो ट्रस्ट और अटैचमेंट जो है जब वो टूटता है ना तो रिजेंटमेंट साथ में आती है, रिजेक्शन आती है और वो बहुत ज़्यादा दुख देती है इंसान को। अच्छा, जब वो दुख होता है ना तो वो डायरेक्शंस होते हैं इसके, और आउटवर्ड, इनवर्ड या फिर ऊपर की तरफ। अब मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे इनकी केस में देख लें कि शुरू में उन्होंने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जी, जैसे कहा कि मुझे अपने आप को चीज़ें मारती थी। तो वो इनवर्ड है। जब इमोशंस इनवर्ड होते हैं ना तो इंसान ब्लेम करता है, मेरा ही कोई कसूर होगा, मेरे अंदर कोई खामी होगी, कोई वजह थी जो उसने मुझे छोड़ दिया। जब ब्लेम, गिल्ट आ जाता है और अब पॉइंट अपनी तरफ फिंगर होती है ना तो फिर डिप्रेशन में इंसान जाता है, और जब डिप्रेशन में जाता है तो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। शुक्र है कोई ऐसी एक्सट्रीम उन्होंने कोशिश नहीं की। लेकिन वही इमोशंस अगर आउटवर्ड हो जाएं और कहते हैं नहीं मेरी गलती नहीं है, वो उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, वायलेंट हो जाते हैं, फिर आप एग्रेशन और वायलेंस की तरफ जाते हैं। तो फिर वही इमोशंस डिप्रेशन से चेंज होकर एग्रेशन और एंगर की तरफ आते हैं। जब आपके पास आई थी तब उनकी हाउ वाज शी एट दैट टाइम जब आपके पास आई थी? बहुत मिक्स्ड इमोशंस में थी वो। ब्लेम भी कर रही थी अपने आप को, डिप्रेशन में भी थी, एंजाइटी में भी थी, एंगर इश्यूज भी थे, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा इशू था उसका। जाहिर है वो अभी भी रिसेंटली हुआ था तो अबैंडन फील कर रही थी, रिजेक्ट फील कर रही थी, इनसिक्योर फील कर रही थी, और दिल भी चाह रहा था कि मैं उसको कुछ मारूं या कुछ करूं, नुकसान पहुंचाऊं उसको। यहाँ पर अच्छे दोस्तों का होना भी बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होना चाहिए फैमिली में जिससे आप सब चीज़ें शेयर कर सकें। आज हम शो कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने डिप्रेशन को, अपने नफ्सियाती दबाव को, अपनी मेंटल हेल्थ को अफसल जाना, अपना इलाज कराया और आज वो हमारे सामने बैठे हुए ना। उमूमी तौर पे होता है कि वो लोग जिन्होंने कोई साइकेट्री को कंसल्ट किया होता है या जो रिहैब सेंटर से भी आए होते हैं वो शर्म खाते हैं। क्या जब आपने दिल का इलाज कराते हैं, अपने गुर्दों का इलाज कराते हैं, अपना कोई दूसरा इलाज कराते हैं तो क्या आप शर्म खाते हैं लोगों को बताने में? हरगिज़ मत शर्म खाइए, क्योंकि जो आप शर्म खाते हैं ये एक तरीके से एक और इशारा है कि आप अभी तक शायद उस बीमारी से निकले ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको एडमिट ही नहीं किया कि मैं एक बीमारी में था, मैं बीमार था। जुबैदा जो हमारे साथ मौजूद थी, तो जुबैदा की मैं ज़रा ये भी जानना चाहूँगी कि अब जुबैदा की लाइफ अब कैसी है, क्योंकि अब ये रिहैब सेंटर में कुछ अर्से के लिए आई थी, मैं चली गई। जुबैदा अब तो आप भी मूव ऑन कर गई होंगी, तो अब आप आजकल अब क्या कर रही हैं आप?
अब तो शादी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। देखिए आपने पूरा रिहैब सेंटर में भी गई, इसके बाद आपकी अच्छी अब शादी भी हो गई है। हस्बैंड आपके कोऑपरेटिव हैं? जी, हस्बैंड आपके कोऑपरेटिव हैं। उनको पता है कि आप ऐसे पहले किसी रिहैब सेंटर में गई थी, आपके साथ की जो प्रॉब्लम हुई थी और आपको जो धोखा दिया था? जी, शादी से पहले मेरी फैमिली ने उनको बता दिया था, फिर डॉक्टर साहब से कंसल्ट उन्होंने किया था। डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें समझा दी थी उनको। तो बस कभी कभी आ जाती हूँ वापस से, मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगती हूँ, तो वो मेडिसिन्स पर लेकर आ जाते हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा, लेकिन हस्बैंड आपका साथ देते हैं, कोऑपरेटिव है। देखिए कैसी चीज़ है। और ये अगर हम जो हमारी माशाल्लाह से मुल्क की सूरत हाल है, हमारी आधी से ज़्यादा कौम अगर आप देखें ना तो वो डिप्रेशन का शिकार ही है, लेकिन आपको गट्स चाहिए कि आप आके उसको ऐसे डिस्कस करें। ये मुझे डॉक्टर साहब की बात बड़ी अच्छी लगी कि इनके पेरेंट्स ने उनको बताया और वो आपके पास मिलने के लिए आए। यूजुअली किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हम कहते हैं इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा। लड़की के साथ ही प्रॉब्लम है, इसको शादी कर दो। बंदे के साथ ही नफसियाती बचपन से मसला है, इसकी शादी कर दो। नहीं, ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है मदिया, इसलिए कि आप ट्रांसपेरेंट होंगे, पहले से ही इश्यूज डिस्कस कर लेंगे ना, तो आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। प्लस ये कि इनका इशू नहीं था, इनके साथ धोखा हुआ था, इन्होंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया था और ये बहुत काइंड और अच्छी नेचर की इंसान है। तो जब मेरी बात हुई तो मैंने तो ये एक्सप्लेन किया, मैंने कहा इनकी कोई गलती नहीं है, प्रोग्नोसिस इनका बहुत अच्छा है, इसलिए कि एक दफ़ा हुआ, देयर वाज अ रीज़न कि क्यों हुआ था। जी जी, जो ट्रिगर किया था उसकी वजह से, और कोई जेनेटिक वल्नरेबिलिटी नहीं है, कोई जीन्स में नहीं है, ह्यूमन नेचर है। और ये तो बहुत प्लस है कि बहादुर थी कि निकल आई। और आई थिंक मैंने इनको भी ये समझाया कि आप लकी हैं कि वो इंसान आपसे खुद दूर हो गया, कि वो अच्छा इंसान था ही नहीं। अगर शादी हो जाती तो फिर आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ने आपके लिए अच्छा किया कि वो वक्त से पहले चला गया। लेकिन अच्छी बात है कि ये इन्होंने इसका अपना इलाज करवाया, ये अच्छी बात है जो मैं यहाँ से मैं भी सबक सीख रही हूँ, बहुत सारे लोग उनको भी सबक सीखना चाहिए। मेरे साथ आज महमूद साहब भी मौजूद हैं और जितने मेरे साथ आज यहाँ पे केसेस मज़ीद और मौजूद होंगे, आप लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास या अपने अंदर भी ज़रूर देखेंगे कि ये मसला तो हमारे साथ भी है, हम भी इसे कहीं ना कहीं से डील करने की कोशिश करें, बट समहाउ नहीं हो पा रहा। महमूद साहब जनाब बेहतरीन ज़बरदस्त दर्जी थे। इनके हाथों के जो सिल्वर 3 पीस सूट था उसकी धूम ही बड़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन वही महमूद साहब जो मतलब जिनसे टाइम लगता, लोग ना कि हमने इनसे कोई सूट सिलवाना है तो वो टाइम देते थे कि नहीं जी अभी मेरे पास टाइम नहीं, बस रश बहुत है। 25 साल उन्होंने नशा किया। अब नशे करने वाले इंसान की वो एफिशिएंसी नहीं जो कि नॉर्मल इंसान की एफिशिएंसी है। उनके खालिद भतीजे भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं महमूद साहब? ठीक है जी, अल्लाह का करम है। महमूद साहब मुझे पहले बताएं कि एक इतना ज़बरदस्त दर्जी वो कैसे कि नशे में की लत में लग गया, वो भी 25 साल। वो इसलिए कि मेरे एक दोस्त था, उन्होंने ला के मुझे दिया था रखने के लिए। क्या ला के दिया था आपको? वही हीरोइन। अच्छा, हीरोइन ला के दी जी हाँ। तो मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है, मैंने लेके दराज में रख दिया। उसके बाद मैं अपना कटिंग वटिंग करता रहा, कारीगरों को भी देता रहा, सिलवाता भी रहा, मैं अपना काम अपना करता रहा। वो 1-2 मरतबा आए, आके करने लगे कि मैं मेरी दवाई कहाँ? मैंने बोला ये लो। हमने लेके ना बाहर बैठ के उसने किया, उस वक्त नहीं मेरे को एहसास हुआ। ठीक, क्या है? उसके बाद जो है ना 2-3 दफ़ा आके ना उसने ना मेरे दुकान के अंदर ही बैठ के उसने किया। हाँ। मैंने देख लिया, मैंने ये है क्या चीज़? उसको सुखाड़ा लगाते हैं नाक से टस्को करते हैं नाक से। तो मैंने देखा, मैंने एक दिन मैं भी तो ट्राई करके देखूं है क्या चीज़ है। जब मैंने एक दफ़ा जब किया ना तो वो यानी कि मेरे जिस्म हाथ में ना फुर्ती आ गई। अच्छा। हाँ, बदन हाथ में तो खूब एक कोट बनाने के बजाय मैं 1.5 कोट बना रहा, 4-4, 5-5 पैंटे बना रहा हूँ मैं। तो आपको तो उससे मज़ा आने लग गया होगा कि ये तो मेरी वो रफ्तार बढ़ा रहा है। जी हाँ। जिस्म हाथ को गर्म कर देता था। बिल्कुल फुर्ती है। ऐसे करते फिर मैं आस्ते जो है ना सभी घर वालों को भी पता चल गया कि ये जो है ये इसमें लग गया। उस वक्त को कैसे पता चला? आप गुस्सा करते थे घर में, क्या लड़ते थे, क्या करते थे? हाँ, लड़ाई करता था ना घर पे। मैं बोलता था ये इसके क्या नाम, मुझे पैसा चाहिए। कि घर वाले बोलते थे कि कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला कम से कम नहीं तो 500 या 300 मुझे चाहिए। जब इन लोग इनकार करते थे मैं बोलता या तो मैं आप लोगों को जान से ख़त्म कर दूंगा या मैं अपने आप को मार लूँगा। फिर डर के मार उन लोग जो है ना हमें पैसा देते थे तो मैं जाकर ना नशा करता था।
जब आपको नशे की लत ज़्यादा आपकी बढ़ गई तो फिर आपने अपना काम छोड़ दिया या फिर आप काम करता रहा मैं? काम करता रहा मैं। तो उसके बावजूद जो पैसे होते थे आपने घर वालों को देते थे? हाँ, वो पैसे भी उसी में लग जाते थे ना, उसी में लगा देता था मैं। मैंने बहुत तकलीफ दी अपनी बीवी को भी, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। आपके घर में कितने लोग थे जब आपने नशा करना शुरू? जब मेरे 4 बेटे थे, 2 बेटी थी। अच्छा, 6 बच्चे आपके? 6 बच्चे। और ठीक है, माँ बाप भी थे। माँ बाप भी थे उस जब आपने नशा? तो बड़ी, हाँ, अब अच्छे जवान होंगे आपने जब नशा? हाँ, उस वक्त। ठीक है। और उसके बाद जो आपकी कमाई भी तो देखिए, आपने बता रहे थे कि जहाँ आप 1 कोट बनाते थे आप 5-5 कोट बनाने लग गए थे। तो वो सारी कमाई जो थी वो सारे आप नशे पे नशे में लगाने लग गए। घर पे घर वालों को परेशान करने लगा मैं। तो फिर आस्ते आस्ते करते करते वो बढ़ता गया। फिर मेरा काम जो है ना डाउन होता गया। फिर मुझसे काम नहीं होता था। फिर मेरा भाई है, उन्होंने इलाज करवाया, उसका मैं एहसान मानता हूँ। अपनी बीवी से मैं हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने इनका 30 साल जो है ना ज़ाया कराया। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चों पे भी आप कहीं ना कहीं गुस्सा निकालते होंगे, अगर आपको पैसे नहीं मिलते होंगे तो? हाँ, पैसा नहीं मिलने पर तो तब उनकी वो चीज़ ऐसी है ना कि बेकाबू कर देती है, यानी मजबूर कर देती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं यास्टिन अस्पताल में गया। आप खुद गए, आपको कोई लेके गया? मुझे लेकर गए थे। आपको लेके गया था? मेरा भांजा। अच्छा, आपको भांजे और मेरी बीवी। अच्छा, वो और आपकी बीवी आपको लेके गए। आप इनको, खालिद साहब, आप इनको कब लेके गए थे रिहैब सेंटर में? असल में जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया ना कि थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ कि तकरीबन ये बहुत अच्छे टेलर हैं, दर्जी हैं, ना कि इन पाकिस्तान, आल्सो इन अब्रॉड। ये दुबई में भी रहे, सऊदी अरब में भी रहे। अच्छा, जी हाँ। और शेख के उन्होंने कपड़े उनको सिए। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो मुझे पता नहीं था। बहुत ज़बरदस्त टेलर हैं ये। लेकिन बस वही है कि ड्रग्स जो आपको कैसे अट्रैक्ट करती है और देने वाले कैसे पहुंचाते हैं। बिल्कुल। रखवाया इसलिए नहीं था कि रखो मैं आगे ले जाऊंगा, रखवाया इसलिए था कि सूंघो, टेस्ट लो, फिर पियो। वो तो शरीफ आदमी तो उन्होंने किया नहीं बस। तो ये हो गया। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, क्वाइक बहुत है। जी बिल्कुल, क्लिनिक्स बहुत है क्वाइक के। तो इसी तरह से रिहेबिलिटेशन भी क्वाइक के बहुत है। कैसे? कैसे? ये तो हॉस्पिटल चला रहे हैं ना, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और इन्होंने फॉरेन डिग्रीज वगैरह ली हुई हैं। जी। कुछ रिहेबिलिटेशन ऐसे हैं जहाँ पर पेशेंट को दाखिल कर लेते हैं, 25-30 हज़ार रुपये दे दिए आपने पूरे महीने के, इन्हें हाथ बांधना है, पाँव बांधना है, कोने में लिटा देना है। दुनिया से, माशरे से, सोशल एक्टिविटीज से बिल्कुल दूर। पूरे महीने एक कमरे के अंदर आप रहेंगे, सिर्फ दिन में एक दफ़ा। उसमें तो अगर आप पागल नहीं भी होंगे, आप पागल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और दिन में एक दफ़ा उनको खाना देना। तो इन्होंने पहले भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो ना वो एडमिट करवाया फैमिली ने इनके नो डाउट कि इनकी फैमिली जो है, जैसे हमारे ये मेरे मटरनल अंकल हैं, यानी मामू हैं मेरे ये। तो इनकी फैमिली ममानी ने और बच्चों ने बड़े उनको सपोर्ट करा, उन्हें रिजेक्ट नहीं करा घर से। जब वहाँ पर 2 दफ़ा एडमिट करवाया तो उनको पता नहीं था कि भाई ट्रीटमेंट क्या चीज़ है एक्चुअल। तो वो महीने 2 महीने बाद वापस होते हैं, बेहतर हो जाते हैं, फिर दोबारा उसमें जाते थे। तो बेसिकली रिलैप्स होता था। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कब गए थे इनके अस्पताल? आप कब गए थे रिहैब सेंटर में? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले आप गए थे, ठीक है। कितने अर्से आप रहे? 1.5 महीने। 1.5 महीने पहले। अच्छा, जब आपने नशा छोड़ा है जी, तो सबसे आपने क्या फील किया? अपने जिस्म में क्या आपने फील किया? अपने आप को यानी कि अच्छा महसूस किया। आपने अच्छा महसूस किया? और फिर अपने पोते नवासे के बच्चों का शक्ल देखी। जब आपके बच्चे माशा से बड़े हो गए, उनकी शादी भी ऑफ कोर्स हो गई, और जब उनकी शादी थी आप तब भी नशा यूँ कर रहे थे उस टाइम पे भी? हाँ, बेटा था ना। जी हाँ, बेटी की भी थी, जब भी नशा कर रहा था मैं। तो आपको ये नहीं अब आपको होता है कि जो मैंने जो अच्छा टाइम था तो मैंने नशा करने में गुजार दिया? हाँ, वो तो यही दुख होता है ना। अब एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। घर वालों को भी डर तो नहीं लगता कि आप दोबारा नशा शुरू कर देंगे? डरते हैं लोग, अभी भी डरते हैं। डरते हैं लोग, बोलते कि ऐसा नहीं कि दोबारा स्टार्ट करते, लेकिन अल्लाह जानता है। अब मैंने तौबा कर लिया, नहीं करूँगा। आप अपना काम दोबारा करते हैं जो आप काम कर रहे थे? जी हाँ, शुरुआत करने वाला हूँ। शुरुआत करने वाले हैं? जी हाँ। आप अपने कपड़े बनाएंगे? जी हाँ। तो आप सिर्फ जेंट्स के बनाते थे, लेडीज के बनाते थे? जेंट्स के बनाते? लेडीज काम करता था, लेकिन वहाँ सऊदीया में। अच्छा, दुबई में। तो जब आप सऊदी और दुबई में जब आप रहे तब आपने वहाँ पे नशा नहीं किया? पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में आके आपको अपने दोस्त ने इसमें लगाया? 2001 पे।
2001 से एक से आपने शुरू किया था और उसके बाद ये आपका इतना लंबा सफ़र है। बच्चे आपसे लड़ते नहीं थे, हाथ जोड़ के नहीं कहते थे कि बाबा छोड़ दें, क्या कर रहे हैं? हाँ बोलते थे, बच्चे लोग कहते थे पापा की क्या करते हैं आप। मैंने बेटा मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हो गया हूँ। उन लोगों से भी पैसे मैं मांगता था, बच्चों से भी पैसे मांगते थे। तो कभी कोई ऐसी नौबत तो नहीं आई कि कहीं आपको पैसे चोरी करने पड़े हो? कि जो नशे की आदत पड़ जाती है फिर तो उसको पैसा चाहिए होता है। हाँ मानिए ने अपनी बीवी के यानी कि मैंने उनसे उनका पैसा मैंने 2-3 दफ़ा चुरा के ले आके नशा किया। लेकिन हमें वो बातें याद आती है ना तो दुख होता है कि हमने अच्छा वक्त जो है ना अपनी बीवी से दूर रहा, बच्चों को मोहब्बत भी नहीं दे सका मैं। अब मैं अपने भाई का बहुत बड़ा एहसान मांगता हूँ, बड़े वाले कि जब उन्होंने इस काबिल बना दिया, अब मैं बहुत सही हूँ। तो फिर क्या चीज़ आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं कि याद आते हैं? अगर आपको आप वापस उस टाइम में चले जाए 2001 फर्ज करें, आप 2001 में वापस चले जाए, वो तो यादें आते हैं ना, एहसास होता है, दिल दुखता है। आपके वालिदैन जिंदा थे जब आप नशा करते? जी हाँ जी हाँ। और अब आपके वालिदैन इंतकाल हो गया, दोनों इंतकाल हो गया। ऐसे वो भी आपसे कहते होंगे ना, वो भी बोलते थे, बेचारे रोते थे लोग। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं होता था, अपने उसमें थे ना नशे में, इस वजह इस नशे की वजह से क्या कुछ बेचा आपने? बेचा बाचा तो खैर नहीं मैंने, शुक्र है। क्यों काम करता था ना। हाँ, तो उससे जी हाँ, काम आपने कहीं छोड़ा नहीं? काम नहीं छोड़ा, मुसलसल आपका काम? जी हाँ काम करता था मैं। अब आप दोबारा काम शुरू करेंगे? जी हाँ इंशाल्लाह। मैं आपको सूट दूंगी, आपने मेरे बच्चे का सूट बनाना है इंशाल्लाह। जेंट्स पे आपने कहना है, आपने फिर सूट पैंट शेरवानी। हाँ पैंट शेरवानी मैं आपसे बनवाऊंगी, जबरदस्त आप मुझे बना के दीजिएगा। जी हाँ जरूर बनाऊंगा। जब ये आपके पास आते, हाउ वाज ही एट दैट टाइम और अब आप उनमें कितना चेंज देख रहे हैं? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। जब आए थे कमज़ोर थे, बहुत क्रेविंग में थे, मतलब उनको तलब होती थी नशे की, घबराहट बेचैनी थी, मायूसी थी, रात को नींद नहीं आती थी। फिजिकल तो नहीं होते थे, मारते तो नहीं ऐसा? क्योंकि जब ऑफ कोर्स रिलैप्स आपको एक चाहिए होता है, दोबारा से नशा टूट रहा होता है आपका। अगर ये यंग एज में होते ना तो शायद बहुत एग्रेसिव होते, क्योंकि ज़्यादातर जो यंग पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं एग्रेशन के। लेकिन ये भी एजिटेशन के लेवल पे तो आए थे कि कुछ चिड़चिड़ापन होता था या गुस्सा आ जाता था, लेकिन इतने एग्रेसिव नहीं हुए कभी भी ये। लेकिन इनमें अच्छी बात ये थी कि सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि वो ये बहुत मोटिवेटेड थे और रियलाइजेशन भी और कि मैंने क्या गलत किया कि मैंने क्या एग्जैक्टली। और ये चीज़ हर एक में नहीं होती। अगर फैमिली लेके आती है ना तो मैं उनसे ये बोलता हूँ हमेशा कि देखिए आप अपना पैसा ज़ाया ना करें। अगर ये खुद छोड़ना नहीं चाहते ना तो इसको एडमिट ना कराएं। हमारे साथ जो नेक्स्ट अब यहाँ पर केस हैं, सिनान है जनाब, जिनकी उम्र है 23 बरस। और सिनान का मसला ये है कि ये हम आजकल स्पेसिफिकली देख भी रहे हैं कि जो हम अपने आसपास बहुत सारे बच्चों में ये इशू देख भी रहे होते हैं। मेरी आवाज़ मुझे स्टूडियो से भी वापस आ रही, तो प्लीज़ ज़रा इसको ज़रा कट कर दीजिए, मुझे ज़रा मसला और बात करने में। अच्छा, मसला ये कि जी आपने आसपास अपने बच्चों को भी देखते होंगे कि आपके बच्चे बहुत ज़रा एट टाइम्स हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा उनको बहुत ज़्यादा आता है, गुस्से को कंट्रोल करना उनके लिए काफ़ी ज़रा मुश्किल हो जाता है। स्कूल और आप देखते हैं कॉलेज में देखते हैं वो झगड़ा करते हैं और आपको समझ में नहीं आती कि भाई व्हाट्स द रीज़न, क्या मसला है। तो सिनान का भी इशू था और ये छोटी बात नहीं है, ये चीज़ें करती करती बढ़ती इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर आपकी बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। फिर आपको आवाज़ सी आने लग जाती है और उसके बाद आपको लग रहा होता है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई आपको एक्चुअली ऑर्डर्स दे रहा है और आप एक कमांड कर रहे हैं और आप फिर उसके कमांड को सुन रहे हैं। तो सिनान हमारे साथ मौजूद हैं। सिनान कैसे, आप ठीक हैं? सिनान मुझे आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह से लाइक यू लुक परफेक्ट, ज़बरदस्त, कैसे आप रिहैब सेंटर पहुँचे, या मुझे आप अपनी ज़बानी बताएं। I thought I had this ability to foresee things ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं आई कैन फोरसी थिंग्स होने से पहले आप ये देख सकते हैं। हाँ, मैं चाहूँगी उर्दू में थोड़ा ज़्यादा बात करें ताकि लोग समझ सकें। इनको ये लगता था कि देख सकते हैं आगे क्या होने वाला है। हाँ जी। और मुझे मतलब ये होता था कि जैसे इल्म आ रहा है मुझे ये फील होती थी और वसवसे आते थे जहन में, बातें चलती थी बहुत सारी। मैं बात करता था खुद अपने आप से, मतलब बात करता था तो जहन में हर थॉट पे एक दूसरा थॉट आता था, तो मुझे लगता था कि मेरी बातों का कोई रिप्लाई भी आ रहा है सामने से ना। तो उसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि कोई जैसे अराउंड मेरे कोई भी आदमी है या औरत है, उसकी नेगेटिव
साइड बहुत ज़्यादा जो है वो जहन में आने लगती थी कि ये जो है किसी ईविल एजेंडा के लिए यहाँ आया हुआ है या इस तरह से ना। तो मैं बहुत ज़्यादा रैश हो जाता था उसको लेके, तो अटैक कर देता था अपने खुद। मेरे भाई है उन पे मैंने इसीलिए अटैक कर दिया कि वो मुझे लगा किसी ईविल एजेंडा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जब आप अटैक करते थे आप क्या करते थे सनान? आप मारते थे, क्या करते थे? जी, मारना शुरू हो जाता था थोड़ा सा। कोई चीज़ उठा के मार दिया क्या, या अपने हाथ से मारते? नहीं, हाथ से। अच्छा, हाथ से मारते थे। ये भाई के साथ आपके हो चुका है और किसी आउटसाइडर के साथ ऐसा हुआ? कज़न के साथ एक दफ़ा हुआ है। कज़न के साथ भी ऐसा ये हुआ? 2 सिनेरियोज हुए थे। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या फील करते थे कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं कर रही? एग्जैक्टली। तो आप उसे थ्रेटन फील करते थे, आप उसे खौफज़दा होते थे? नहीं, खौफज़दा नहीं होता था, मैं उसको अपने आप से खौफज़दा करना चाहता था। अच्छा, ठीक है। आप चाहते थे जो अगला है वो आपसे डर जाए। काउंटर थ्रेटन जिसको आप मतलब कह लेंगे, काउंटर करना, उसको मैं इस तरह काउंटर करता था। और ये कब से था सिनान? ये लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ है, और उससे पहले मुझे जब मैं 19 था तब भी मतलब इस तरह का एक अटैक हो चुका है। और उस टाइम भी मेडिकेशन मैंने प्रॉपर नहीं पूरी की थी, तो वो फिर रिलैप्स हुआ लास्ट ईयर, दोबारा हुआ। मैं एडमिट हुआ डॉक्टर साहब के यहाँ यासीन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ना। तो फिर मैंने मेडिकेशन नहीं ली, ब्रेक आ गया मेडिकेशन में, फिर मैं दोबारा एडमिट हुआ क्योंकि सुना आपको एक्चुअली आवाज़ें सुनाई देती थी कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आप आवाज़ें इन द सेंस कि आपके जो मैं सोच रहा हूँ उसके हर थॉट पे एक काउंटर थॉट आता था मुझे सामने से। तो मुझे लगता था कि मैं शायद डायरेक्ट कन्वर्सेशन में हूँ किसी से, किसी सुपर नेचुरल बीइंग से। सही। मुझे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के वाले से बताएं कि पढ़ाई के साथ साथ आपके किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्या करते थे? टेलीविज़न ज़्यादा देखते थे? नहीं, टेलीविज़न और ये फ़ोन्स वगैरह का तो हमारे चाइल्डहुड में इतना ज़्यादा नहीं था सीन, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान था। तो स्पोर्ट्स में हर तरह की, हबी पब्लिक स्कूल का मैं पास आउट हूँ, तो वहाँ पे हर तरह का स्पोर्ट्स जो है मैंने स्कूल टीम रिप्रेजेंट किया हर स्पोर्ट्स में। हॉकी, बीट, अम्मा बाप हॉकी, के साथ फुटबॉल। कैसे थे वो? क्या आप पे कभी गुस्सा करते थे? कभी आपने बचपन में मार खाई हो? नहीं, हाँ मार खाई है, लेकिन they've been very supportive। शरारतों पे मार खाई अपने? हाँ, शरारतों पे नहीं, बदतमीजियों पे। बदतमीजी पे? जब बदतमीजी करते थे तो आपको मार पड़ती थी। बदतमीजी क्या करते थे आप? बदतमीजी अब बचपन की इतनी याद तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती थी, तो उस पर थोड़ी बहुत कुट लग जाती थी। हाँ, उस पर कुट लग जाती थी। जब आपके पास से आए हैं तो इनका केस क्या था? कितना बिगड़ा हुआ केस है? बिकॉज मैं उनको देख रही हूँ, ही एब्सोल्युटली माशाल्लाह से ही मतलब मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उसको देख नहीं पा रहे होते हैं और इंसान को वो बॉदर कर रही होती है। बहुत स्केरी जी। बहुत 4 लोग पकड़ के लाए थे। जब स्टाफ इसके ऊपर ले गया तो 3 स्टाफ के लिए हैंडल करना इतना मुश्किल था। ही वाज वेरी एग्रेसिव, और माशाल्लाह से एथलीट है, मस्कुलर है, तो इसमें ताकत भी थी। बहुत मुश्किल से उसको हैंडल किया। इंजेक्टेबल्स लगाए, दवाई लेना नहीं चाह रहा था, और उसको सेटल होने में भी कम से कम 7 to 10 डेज़ लगे कि उसका एग्रेशन कम हुआ, और फिर दवाइयों पे वो मैनेज होना शुरू हुआ। तो ही वाज साइकोटिक, जिसे हम कहते हैं पागलपन। हुआ क्या था? मुझे आपको कुछ याद है कि जब आपको लोग पकड़ के लेकर आए हैं तो क्या हुआ था? इनमें ऐसी क्या चीज़ हुई थी जिसके बाद फिर आपको लेके गए? सब डिजीज़ है साइकोसिस। साइकोसिस में मतलब ये होता है कि आपको आवाज़ें आती हैं, डिल्यूजन्स में आप चले जाते हैं, और जैसे बताया है कि अगले की जो है वो नेगेटिव साइड ही आपको बहुत ज़्यादा जहन में आ रही होती है। तो डिल्यूजन में आप चले जाते हैं। फिर आपने किसी को मारा? आपने क्या किया था? आपको ये याद है? मारा नहीं, मुझे एक जगह लेके गए थे फॉर ट्रीटमेंट ना, तो वहाँ से फिर मैं उनसे मिलके थोड़ा ज़्यादा और आउट हो गया, क्योंकि मुझे लगा ये कोई आमिल है, कोई बिला वजह का इलाज करेंगे। आई थॉट आई डिडंट नीड दैट। तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा जो है मैं रैश हो गया ना। और मेरे फादर भी उस वक्त साथ थे मेरे। तो उन पे भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा रैश हो गया कि मुझे नहीं करना मुश्किल हो गया। इलाज नहीं, ये वाला इलाज की मुझे ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास मतलब एबिलिटीज़ हैं टू टॉक थ्रू माई माइंड एंड ऑल दैट ना। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा इस डिल्यूजन में था, तो मुझे लगता था कि ये इलाज वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता था आपके पास तो एडिशनल पावर्स हैं जो आपके पास हैं। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, जब आप अपने हॉस्पिटल में इनको देखते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव कैमराज, आप तो आप जब इनको देख ऑब्जर्व कर रहे होते थे तो ये क्या कर रहे थे? खुद से बातें कर रहे होते थे? एग्जैक्टली जैसे नमाज़ पढ़ रहे होते थे, और मेरे पास अभी भी वीडियोज़ होंगी उसकी, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग रखते हैं। तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते वो फिर बातें कर रहा होता था किसी से, जैसे कोई कम्युनिकेट कर रहा हो। नमाज वो प्रॉपर्ली पढ़ नहीं रहा था, इसलिए कि वो
इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, कंसंट्रेशन उसकी नहीं होती थी, खुद बातें करता था और कई दफ़ा अचानक से विदाउट रीज़न बहुत एग्रेसिव हो जाता था। तो बिहेवियर जो था उसका वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था कि ही वो साइकोटिक, कि कोई ना कोई वॉइसेस हैं दिमाग में, कुछ चल रहा है जहाँ पर वो प्रीऑक्यूपाइड है। क्या ट्रिगर कैसे, क्या कोई समहाउ कैसे ड्रग कि ये ट्रिगर कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए नेचर और नर्चर दो मेन इश्यूज होते हैं साइकेट्री में जो एक इंसान पे अफेक्ट करते हैं। उसको उर्दू में सीधी सी बात है कि आपकी जो नेचर है, जो जेनेटिक है, मेकअप है, जीन्स में जो है, जिस तरह से हमारा डीएनए है, हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, और हमारा खून आ रहा है, उसी में हमें डायबिटीज़ हो गया, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, इसी तरह नफ्सियात की प्रॉब्लम्स भी जीन्स में होती हैं। बिल्कुल। अब स्किज़ोफ्रेनिया को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो जनरल पॉपुलेशन में 0.8% चांस होता है, तकरीबन 1% कह लें, 120 लोग अगर हैं उनमें से एक को स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस होता है। और उसमें भी लोग कह रहे थे कि जी इनमें शायद कुछ जिन्नात कोई है क्योंकि इनको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है। वो तो लोग मानते ही नहीं कि ये नफ्सियाती मसला है। एग्जैक्टली। अगर फादर को या मदर में से किसी एक को है तो वो रिस्क बढ़ के 14% हो जाता है, और अगर दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया है तो रिस्क बढ़ के 45% बन जाता है, मतलब तकरीबन 50% के करीब। तो जैसे जैसे क्लोज फैमिली मेम्बर्स या सेकंड डिग्री है, अंकल है, आंटी है, मामू है, तो 3%, तो 3 गुना ज़्यादा है जनरल पॉपुलेशन से रिस्क ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया होने का। तो ये तो जीन्स हो गई। फिर हम आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आपका चाइल्डहुड कैसा गुजरा, उसमें अब्यूज़ था, ट्रॉमा था, खुश थे, ना खुश थे, और बड़े हुए, और फिर ड्रग्स इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं। मैं लेकिन जैसे इनकी सूरत हाल देखी, जब आप नमाज़ पढ़ रहे थे आपको, और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो फिर आप बातें करना शुरू कर देते थे, आपको आवाज़ आती थी, क्या होता था ज़नान? आवाज़ नहीं, थॉट्स, सिर्फ थॉट्स से बातें करता था तो उस पर काउंटर रिप्लाई आता था। हाँ। और आप नमाज पढ़ते हुए उसमें मज़ा आता था। फिर मुझे वो एक मेरे लिए मतलब एडिक्शन सी हो गई थी कि उसको मैं क्रेव करता था कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता था अल्लाह से मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में, कलाम में हूँ। तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग हो गई, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ और भी जो सराउंडिंग मखलूक़ात हैं वो भी मेरे साथ जिक्र में इन्वॉल्व है ना। आपको कभी ऐसा लगा कि आपके कोई ऐसी जो दूसरी मखलूक़ात हमारे साथ पैरेलल वर्ल्ड में जी रही हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन, जैसे जिनको हम जिन्नात कहते हैं, बहुत सारी हवाई चीज़ें, तभी उनके साथ आपका इंटरेक्शन? दे ऑब्वियसली एग्जिस्ट, लेकिन मुझे मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई इस तरह का। मगर मुझे ये होता था कि जैसे दरख्त हो गए और जानवर हो गए, तो वो मेरे साथ जिक्र में जैसे जुड़ रहे हैं ना, और लोग भी, कि मैं जिक्र में जब हूँ तो लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि हाँ मैं ये जिक्र में है लड़का। अच्छा, तो आप वो ज्वाइन कर रहे हैं। जानवरों के साथ आपके ऐसे कोई इंटरेक्शन, या आपको लगता था कि वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? जानवरों के साथ शुरू से मतलब बचपन से, जैसे बकरा ईद वगैरह में तो हम लोग का बड़ा जानवरों से बड़ी अच्छा हो रहा है। हाँ। तो इतना ऐसा कोई ख़ास इंटरेक्शन इस तरह का नहीं, मतलब आउट ऑफ द ब्लू कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो आप खुद से बातें कर रहे थे तो आपने घमंड में कभी ये तो नहीं सोचा कि चलो हम किसी आमिल वगैरह को ही दिखाएं, क्योंकि अक्सर लोग ये हरकत करते हैं ना? तो नहीं, एक पहले हम लोग शेख अल हदीस के पास एक गए थे, तो उन्होंने बोला कोई ऐसा मतलब इशू नहीं है, और एक आध और जगह गए थे, उन्होंने भी यही बोला कोई मतलब ऐसा मसला है नहीं। आपके दोस्त कैसे हैं? आपने पढ़ा क्या है, मुझे बताएं। मैंने ए लेवल्स किया हुआ है। आपने ए लेवल्स किया हुआ है, ठीक है। आगे आपका क्या प्लान है? आगे अभी फर्दर स्टडीज़ का कोई प्लान नहीं है अभी। क्यों नहीं? फर्दर मैं मतलब दीन पढ़ना चाहता हूँ मैं। अच्छा, खुद से पढ़ता हूँ नाजुल बलागा एंड सही मुस्लिम, सही बुखारी। तो हाँ, इससे बड़ी और क्या तालीम हो सकती है? अगर आप ये दीन पढ़ना चाहते हैं तो इसकी तालीमात से बढ़ती तो कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, अब डू यू थिंक दैट ये माशाल्लाह से रिकवर कर गए हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स ये डिस्कस करें, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती कि उनको रियलाइजेशन है कि कुछ मसला था, और वो बता भी रहे हैं कि ये था, मैं सुन सकता था, मुझे जवाब आता था। यही तो बड़ा डिफरेंस है मदीना। देखें, पहली दफ़ा जब डिस्चार्ज हो गए थे ही है नो इनसाइड, वो समझते थे मुझे एडमिट होने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे खामखा रखा गया, मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी और बिगड़ गए थे। सेकेंड एडमिशन लॉन्गर था, 6 हफ्ते, और इसमें वो रियलाइजेशन आ गई कि हाँ मैं बीमार था। उन्हें ये इंसाइट आ गई कि मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए, ये बीमारी इसी तरह ठीक हो सकती है, मैं दवाइयाँ कंटिन्यू करूं। और फिर ये बहुत ही रेगुलरली लेते रहे हैं दवाइयाँ।
नाउ द ओनली फैक्टर इज़ कि हमने दवाइयाँ कम करते करते सिर्फ 2 गोलियों पे आ गए हैं, और दिस इज़ द पॉइंट वेयर शायद एक पॉइंट पे दवाइयाँ हम स्टॉप करके ट्राई करेंगे विदाउट मेडिकेशन, क्या वो ठीक रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे जो मरीज़ होते हैं ऐसे जो कोई प्रॉब्लम होती है उनमें एकदम इतनी पावर कैसे आ जाती है? और जैसे उन्होंने कहा ना कि 4 बंदे इनको पकड़ के लेकर आए थे, वैसे माशाल्लाह से ये जवान है, तो ऐसे टाइम पे लोगों को लगता है देखो उसके अंदर कोई ये चीज़ है, तो तभी इसमें इतनी कोई जिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसा क्या होता है, इतनी पावर कैसे आ जाती है? फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। देखें, होता है कि एड्रेनलिन रश जब इंसान के इमोशंस उसको एंगर की तरफ ले जाते हैं, और उनके बिलीव्स जो होते हैं साइकोसिस के वो इतने स्ट्रॉन्ग होते तो रियलिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन उन पेशेंट्स के लिए रियलिटी बेस्ड होते हैं, और वो रियलिटी और बिलीव जो है ना उसके अंदर ताकत लेके आती है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। कभी जब बचपन में ऐसा होता है कि माँ बाप आपको ज़्यादा अटेंशन ना दे और आपके ज़्यादा दोस्त ना हो, तो आप फॉस्टर फ्रेंड्स बना लेते हैं, दीवारों से बात करना शुरू कर देते हैं, टॉय से बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही होती जो कि आप चाह रहे होते हैं। यूजुअली अगर एक बच्चा हो या वो बच्चा जो थोड़ा सा वैसे थोड़ा स्लो बच्चा हो, तो लोग देखें जो ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता। सो आपको लगता है कि ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं है कि अगर माँ बाप टाइम ना दे रहे हो बच्चे को? फैंटेसीज जो है ना वो अच्छी होती हैं, बुरी नहीं होती, लेकिन किसी भी पेरेंट्स की अटेंशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, मैं समझता हूँ। अब आप बुक्स को ले लें, अब बच्चे अगर बुक्स पढ़ते हैं और वो उनके अंदर भी फैंटेसीज होती हैं, जब वो बुक पढ़ रहे होते हैं तो फैंटेसाइज करते हैं कि मैं इस बुक में किस जगह पर हूँ। कुछ बच्चे अपने आप को सुपर नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम फैंटेसाइज करते हैं, हम अपने आप को नॉवेल की वर्ल्ड में ले जाते हैं। तो बच्चों के इमेजिनेशंस, ड्रीम्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त हमारी सोसाइटी का कि पेरेंट्स बच्चों को वो अटेंशन नहीं दे पा रहे जो देनी चाहिए। बिल्कुल। एरिडोर्स में जो अभी हम देख रहे हैं, जो आइस और जो दूसरे ड्रग्स है स्कूल्स में, मैं तो डॉक्टर साहब परेशान हो गई हूँ जब मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ स्कूल्स में ड्रग्स प्रोवाइड कर रही हैं, जो ड्रग डीलर्स के साथ बच्चियां जो किस तरीके से इन्वॉल्व है और किस तरीके से छोटे हर कैंपस में ड्रग्स पहुंच गए हैं। सो क्या ये भी एक रीज़न है कि ये आईएसएमएथिन की वजह से ये जो हेलुसिनेशंस हैं ये बढ़ी हैं? इसका कितना किरदार है ड्रग्स का? बहुत बड़ा क्योंकि जो नई जनरेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इतनी ईजी है, एक्सेस इतना आसान है, और ये जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल्स में यंगर एज में, पहले तो शायद कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, फिर अब हाई स्कूल्स में, अब तो इवन प्राइमरी स्कूल्स तक चले गई हैं ड्रग्स। तो ये ड्रग एडिक्शन जो है वो बहुत ये प्रेसिपिटेट करता है साइकोसिस को। ये एक बहुत बड़ी टेलॉजिकल कॉज है जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स होती हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर रहे थे ना, मैंने देखा है कि मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं जी फिर हमारा दिमाग जो है ना वो ज़्यादा अच्छा चलता है, तेज चलता है, दिमाग तेज चलता है, नींद नहीं आती है, पढ़ाई को कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। हम उन बच्चों को जो कि उन स्टूडेंट्स को जो कि ड्रग्स वगैरह लेते हो किसी तरीके से, बिल्कुल उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब डिफरेंट ड्रग्स से डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। देखिए, हम जिस ड्रग्स की बात कर रहे हैं वो जो पेरेंट्स नोट करें 3 या 4 चीज़ें कि पेरेंट्स को पता चल जाए कि ये बच्चा मेरा ड्रग कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है। हाँ, एक तो ये कि नींद कम हो जाएगी उसकी, एक उसकी एपेटाइट कम हो जाएगी, दूसरा ये प्री ऑक्यूपाइड रहेगा कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैंटेसीज़ में उसका इंटरेक्शन माँ बाप के साथ कम होगा। दूसरा उसकी इरिटेबिलिटी, एंगर बढ़ जाएगा, गुस्सा जो है ना ड्रग से बढ़ता है, पेशेंस कम हो जाएगा, और मूड स्विंग्स, अचानक से खुश है, अचानक से डिप्रेशन में चला गया, ये मूड स्विंग्स बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है। स्लीप डेप्रिवेशन, एपेटाइट, इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब चीज़ें, गुस्सा, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाँ। और ये चीज़ डेफिनेटली बढ़ा रही होती है। फिर पैसे वो यूटिलाइज कहीं ना कहीं से कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब वो आपको ज़रूर देखना है कि पैसे जब मांग रहे हैं कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो चीज़ें ला कहाँ से रहे हैं। कुछ तो इवन डीलर्स बन जाते हैं कि चलो हमें पता है कि हम डीलिंग करेंगे तो हमें इतना पैसा मिलेगा, तो दूसरे फ्रेंड्स को जो है ना ड्रग अब्यूज़ की तरफ लगाते हैं, क्योंकि वो उन बच्चों को ड्रग डीलर्स बनाते हैं। घर में ज़रूर देखेंगे, घर में आपकी चीज़ें तो कोई गायब नहीं हो रही। आपके बच्चे के पास अपना बच्चे का बैग चेक करें। हमारे साथ यहाँ पे सरवत भी मौजूद हैं, और जो सरवत हैं वो भी अभी डॉक्टर साहब वो हॉस्पिटल में इन्होंने भी अपना इलाज करवाया है। सरवत का मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ कि सरवत पुलिस के महकमे में जॉब करती हैं। मतलब आप सोचें कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखने में और लगने में नहीं, नर्व्स भी इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज़ बहुत चीज़ें ये अपनी आंखों से देखते भी हैं। लेकिन जिस वजह से वो यहाँ पर मौजूद है उसमें
जो इनकी जॉब का फैक्टर नहीं कि उन्होंने क्या कुछ देखा है, कैसे कैसे मुझे मुझसे मुलाकात हुई, बट इनके अपने घर का फैक्टर है कि इनके जो बच्चे थे, इनका बेटा, वो उनको उनको टैकल करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो उनके लिए मुश्किल हो गया था। सरवत, आप मुझे बताएं, आपको कहाँ पे फील हुआ कि अब आपको आपकी बेटे के साथ अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उसको देखते देखते आप डिप्रेशन में चली गई? क्या हुआ था? मेरा बेटा जो है वो 8 मंथ्स का है, 8 मंथ्स की उसमें डिलीवरी हुई थी, ऑपरेट था। तो उसके बाद से बस यही था कि बस 24 घंटे बस उसके साथ ही रहूँ मैं हर वक्त ना। जैसे आज माशाल्लाह वो 11 साल के हुए हैं, तो आज भी मैं मतलब उसी फेज़ में हूँ कि जिस तरह से एक न्यू बेबी बॉर्न होता है कि वो रात को उठ रहे हैं और वो सारा सिस्टम वो अभी तक मेरे साथ वैसे ही है, ठीक है। उस चीज़ को लेके शायद मैं इतनी ज़्यादा रेस्टलेस हो गई थी, मुझे नींद का इशू बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। स्लीपिंग पिल्स मैंने इतनी खाई, मैंने कोई नहीं छोड़ी, ठीक है, लेकिन नींद मुझे फिर भी नहीं आती थी। काम मेरे वही सब चल रहे थे जो रूटीन के होते हैं। अब उस चीज़ का भी इफ़ेक्ट ज़ाहिर बात है पड़ा होगा। फिर मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी कि मैं नॉर्मली जैसे हम चल रहे होते हैं घर में किसी काम में ये वो, तो उसमें जो है ना मेरे सर में तकलीफ़ शुरू हुई। ऐसा लगता था कोई चीज़ मूव कर रही है वो फट जाएगी अंदर से। तो वो यही सब करते करते फिर उसके बाद नींद का इतना इशू होने लगा कि रात को मैं अगर गोलियां खा रही हूँ, सो रही हूँ, मुझे ऐसी कोई चीज़ होती थी जैसे कोई बेड से उछाल रहा है मुझे। मेरी टांगें ऊपर उठ जाती थी, मेरी बॉडी ऊपर उठ जाती थी, फिर मैं नीचे आके गिरती थी। बस मेरी आंख लगने की देर होती थी, मुझे ऐसा लगता था कोई चीज़ मुझे सोने नहीं दे रही। जी हाँ। तो फिर यही सब लेके मैं, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर आमिर शिराजी, उनके पास गई, उनसे डिस्कस किया, रिपोर्ट्स वगैरह हुई, सारे MRI और स्कैन और ये सब चीज़ें हुई, सारा ब्रेन का सारा इशू जो भी थे वो भी सब क्लियर हुए, जो भी रिपोर्ट्स थी आ गई। फिर उन्होंने कहा कि सरवत आप जो है ना, एक तो डिप्रेशन में चली गई हैं, दूसरा आपको फिट्स पड़ रहे हैं। डिप्रेशन का तो मैंने हज़म कर लिया जैसे तैसे, क्योंकि मैं जानती थी कि एक तो, और फिर उसके साथ जो है ना फैमिली में भी कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, बच्चे के हवाले से, हस्बैंड के हवाले से, ये वो थोड़ी हम लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, सेपरेशन हो गई थी। उसके बाद जो है मैं काफ़ी टाइम अकेले स्पेंड कर रही थी, बच्चों ने साथ रहने से मना कर दिया। एक ये भी डिप्रेशन था मुझे कि मैंने इतना टाइम जो है बच्चों का गुजारा है मैंने अपने बेटे के लिए। 8 मंथ्स का था उस वक्त से, मेरी वही पोजीशन चल रही थी, ठीक है। तो आज वो बच्चे भी मुझे छोड़ रहे हैं। आज मेरे साथ जितनी भी यहाँ पर केस स्टडीज़ मौजूद हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है और मैं ज़्यादा केस स्टडीज़ आपसे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इतनी ज़रूर उम्मीद है कि जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आप में से बहुत सारे लोगों से गुजर रहे होंगे और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आप इस नफ्सियाती दबाव का शिकार रह चुके हैं। हम हैं तमाम तो लोग, मैं अपनी बात भी करूं, हम किसी ना किसी ऐसे फेज़ से गुजर रहे होते हैं जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हमें बेसिकली मसला ये कि हम कहते हैं अच्छा ये हो जाएगा बस इसको बंद कर दो, बजाय कि हम उसको उस मसले को एड्रेस करें। हम उस सफ़े को या तो फाड़ देते हैं या तो अगला सफ़ा जो है पलट देते हैं, और जो पीछे वाली चीज़ें ना वो बैकलॉग एज ए बैगेज हमारे साथ रह जाती हैं और फिर वो मैं आगे बॉदर करती हैं। सरवत से हम बात कर रहे थे। अच्छा सरवत, मुझे आप बताएं कि आप माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त आप महकमे में आप जॉब भी कर रही हैं, आपकी पोजीशन क्या है? मैं LPC हूँ। अच्छा ठीक है जी, और मतलब मेरे साथ की बैचमेट जितनी भी हैं इस वक्त ASI हो चुकी हैं, लेकिन बच्चे की वजह से मैं जो है वो कोर्सेज नहीं कर पाई। हाँ, कोर्सेज नहीं कर तो मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो ADHD हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, उसके साथ 24 घंटे आप उसके लिए आप पाबंद हैं। और उनकी मतलब वो फास्ट इतने हैं कि वो किसी के ग्रिप में नहीं है, बिल्कुल अनकंट्रोल बच्चा है वो, ठीक है। खैर बहरहाल वो सारी फेसेस से गुजरने के बाद जब मुझे डॉक्टर आमिर शिराजी ने ये कहा कि आप डिप्रेशन में जा चुकी हैं और इस तरह से आपको फिट्स पड़ रहे हैं, तो वो फिट्स पढ़ना मेरे लिए जो है ना वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मुझे फिट्स कैसे पढ़ सकते हैं। मैं तो खुद हर काम करती हूँ, मुझे पता है मैं अपनी मतलब मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या खा रही हूँ, सब मैं खुद कर रही हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ही नहीं पता चल रहा कि मुझे दौरे पड़ रहे हैं। मोस्टली हम लोग लेडीज़ ज़्यादातर यही समझते हैं कि हाथ पाँव मुड़ गए, मिर्गी के दौरे हैं, मुँह से झाग आ रहे हैं, तो वो जो है वो बस वही दौरे हैं। लेकिन फिर मुझे जो है डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत से इसकी इक़साम होती हैं, तो ये भी आप
कि एक जो है जिस वक्त आप लेटती हैं सोने के लिए तो उस वक्त ये चीज़ जो है ये होती है आपके साथ। तो मैं इस चीज़ को फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर यासीन के क्लिनिक का पता किया, फिर इनके यहाँ मैं जाके एडमिट हुई थी और एक ही बात इनके हॉस्पिटल के सब एडमिट हुई थी? जी खुद गई थी। अच्छा, आपको कोई लेके नहीं गया था? तो ये बड़ी दलेरी की बात है कि आपने वो। मैं बहुत बोल्ड हूँ, बहुत मतलब हर जगह मतलब ऐसा है कि मैं फेस कर लेती हूँ, लेकिन ये जब से डिप्रेशन और ये इन चीज़ों में मैं आई हूँ, एक तो मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मुझे फिट्स पड़ते हैं, क्योंकि जो आपने कहा कि आपकी मियाँ के साथ भी जो आपकी सेपरेशन जो हुई, फिर बच्चे भी आपके साथ नहीं जी थे। मैं अकेली रह रही थी उस टाइम पे। उसने आपको कितना मारा उस चीज़ ने? मतलब तन्हाई से भी बड़ी तो कोई मर्ज नहीं है ना अगर देखा जाए तो। जी, लेकिन उस चीज़ से भी मैं लड़ रही थी, ठीक है ना, काफ़ी मतलब क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, ये जो हम लोग बैठे हुए हैं इस वक्त वो जानते हैं कि वो बिल्कुल तन्हा पसंद हो जाते हैं, रोना चीखना चिल्लाना, फ्रस्ट्रेशन है, एग्रेशन है, गुस्सा, बिला वजह छोटी छोटी बात पे रो पड़ना। मैं इस किस्म की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब ये चीज़ें मुझ में आ रही थी जब से ये डिप्रेशन और ये सब चीज़ें मेरे सामने खुल कर आई। फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर यासीन के पास, शफीक यासीन है वहाँ पे नाज़िमाबाद पे हॉस्पिटल, आप वहाँ जाएं, उनसे बात करें। तो मैं डॉक्टर आमिर के रेफरेंस से डॉक्टर उवैस से मिली। डॉक्टर उवैस ने मुझे इनसे मुतारफ़ करवाया और सबसे अच्छे हॉस्पिटल इनकी जो मतलब बात ये है कि मैं अकेली गई थी, 1 हफ़्ता रही हूँ, अकेली रही हूँ, दरवाज़ा खुला था। मैंने इस चीज़ पे मतलब बहुत ज़्यादा वो किया था कि मैं बग़ैर दरवाज़ा बंद किए अंदर रूम में नहीं रहती। तो इन लोगों ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं, कैमरे लगे हुए हैं, सबको आपको प्रॉपर चेक किया जाएगा। मैं इस चीज़ पे एग्री नहीं थी, लेकिन ये है कि इनके यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। आपके बच्चों को पता है कि आप किस तकलीफ से गुजरी हैं? नहीं, मेरे बच्चों को नहीं पता। आपके मियाँ को? मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो वो आ गए थे। वो आ गए थे? जी। ये तो बड़ी तकलीफ की बात है, लेकिन आपने और आपके साथ जो आपके जो कुलीग्स हैं उन्होंने आपका साथ दिया इस टाइम में? उस वक्त भी उनको पता नहीं था, लेकिन जिस ऑफिस में मैं थी उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। जिस वक्त मुझे चक्कर आते थे, मैं गिर जाती थी, वो लोग उठा के भाग रहे हैं, कर रहे हैं मेरे डिपार्टमेंट के। कभी आपने बहुत कोई एक्सट्रीम कोई कदम उठाने की कोशिश की हो? जी। और वो क्या था? खुद को मारना। छुरी उठा ली थी मैंने खुद को मारने के लिए। और आप तब प्रेगनेंसी में, जिस वक्त मेरा फर्स्ट बेबी होने वाला था। अच्छा, ये उस टाइम से आप कर रहे? तब आपने तो आपके हस्बैंड से आपकी लड़ाई होती थी? आपको लगता था? मैं कहती थी मुझे आप छोड़ दें, तलाक दे दें। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी। मुझे नहीं पता चलता था कि उनका ऑफ हो चुका है ऑफिस से, मुझे पता चल जाता था कि वो आ रहे हैं, बस वो आ रहे हैं तो मेरी टेंशन शुरू हो जाती थी। ये प्रेगनेंसी के टाइम की बात कर रही हूँ मैं। ये पहले, अब आपका पहला बच्चा वो कितना बड़ा हो चुका है? 11 साल के हैं। अच्छा, वो जो आपका बेटा वो 11 साल का, तो फिर आपका वो प्रेगनेंसी से शुरू हुआ और फिर बच्चा भी जो आपका हाइपर एक्टिव। अब उसको ये है कि वो रात में जो है उनको लाजमी मैं चाहिए होती हूँ, मतलब साथ मम्मा के ही सोना है उनको, ठीक है। अब वो जिस वक्त हमारा थोड़ा सी कॉम्प्लिकेशन हुई थी हस्बैंड वाइफ में, तो अब जाहिर है हम दोनों अलग हो गए। तो अब वो कह रहे थे कि नहीं मुझे पापा के साथ जाना है, बेटी कहने लगी मुझे भी पापा के साथ जाना है। मैंने कहा ठीक है, आप लोगों की मर्जी, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, आना होगा मोस्ट वेलकम, लेकिन मैं इस तरह नहीं रहूँगी। तो इस किस्म के कुछ हालात, कुछ मेरा भी शायद बहुत ज़्यादा मैं रिएक्ट कर रही थी, फ्रस्ट्रेट बहुत हो गई थी एक बच्चों को लेके। फिर कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं कि मतलब एक बाहर की भी है, अंदर के भी काम है, घर के भी, घर से बाहर के भी, वो सारी चीज़ें भी रेस्टलेस इंसान को बना रही होती हैं। और फिर आपको जब आप सोने के लिए लेट हो तो वो बार बार उठ जाओ आप। तो ये सब चीज़ें जो हैं, डिप्रेशन हम लोग बहुत छोटी चीज़ समझते हैं मदिया, एक बात मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगी, लेकिन ये इतना है नहीं इजी, क्योंकि जो इस फेज से गुजरता है ना, इसकी अजियत को वही जानता है, ठीक है। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो वो हमारा वहाँ पे इलाज हो रहा होता है, लेकिन उससे पहले का जो सारा प्रोसेस हमारे गुजर रहे होते हैं, वो या तो उसकी फैमिली जानती है या वो जो खुद इस प्रोसेस से तमाम गुजरते हैं। हेल्प मिल जाती है ना, फिर तो आपकी मदद करने के लिए लोग आ जाते हैं, आपको निकालने के लिए, तो फिर आसान हो जाता है। लेकिन उससे पहले वाकई बड़ा मुश्किल होती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को। तो अब आप ठीक हैं? कितना? अभी बहुत बेहतर हूँ। एक ये कि मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, वो थोड़ा कम हो गया है बच्चों की तरफ से। जी, बच्चे आ गए थे तो मुझे ऑटोमेटिकली, आपको पता है माँ बच्चे बगैर उसके तो कंप्लीट ही नहीं होती ना फिर औरत।
तो आधी बीमारी तो मेरी उससे सेट हो गई थी, क्योंकि मेरा डिप्रेशन भी जो है वो मेरी बेटे की वजह, मेरी अटैचमेंट ज़्यादा बेटे की वजह से, और उसी प्रेगनेंसी से आपकी जो प्रॉब्लम है शुरू हुई, डिप्रेशन। अच्छा मासा लुबना जी भी हैं, और लुबना जी की माशाल्लाह से, लुबना जी आपके कितने बच्चे हैं? 6 माशाल्लाह। 6 बच्चे हैं आपके। कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 4 बेटे 2 बेटियाँ। 4 बेटे 2 बेटियाँ। आप कैसे पहुँची इनकी रिहैब सेंटर में, मुझे आप ये बताएं। बस ये बच्चों की शादी वगैरह हो गई, उसके बाद से जो है ना थोड़ा मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ना मतलब बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं या कभी इग्नोर कर रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। आहिस्ता आहिस्ता ना ये बढ़ता चला गया इस तरह, तो मुझे आपस खुद ब खुद जुनून सा आने लगा ना। फिर वो पोता पोती हो गए, फिर उनसे, और वो जो मेरा रूम था वो मतलब किचन बन गया, मैं यहाँ आ गई तो ओपन किचन जो था वो रूम बन गया। अब वहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब किचन में आपका रूम बना दिया। फिर वो खाना वगैरह कहाँ पकाते थे, या फिर आप किचन में बिस्तर डाल के नहीं, सोते वो थे? मतलब बड़ा था, जैसे वो लॉन्च होता है इस तरह का, तो वहाँ पे हम रहते हैं अब। तो मतलब वो ये कि आगे किचन है तो जाहिर है वहाँ बार बार आना जा खेलना, वो किचन वहाँ है आगे, तो कभी कोई बहू आ रही, कभी कोई, माशाल्लाह 3 बहू हैं। तो बस इस तरह ना एक अजीब सी प्रिवेसी कोई नहीं है। हाँ। जी, बस गुस्सा रहता था हर वक्त के ना, किसी वक्त मैं चाहूँ कि डोर बंद कर लूँ तो वहाँ डोर भी नहीं ओपन है सब। तो ये होता था, कभी दिल चाहता था कि मतलब मैं बंद करके सुकून में लेटूँ, या वो नहीं होता था ऐसा, क्योंकि मेरा बीपी भी हाई रहता है। तो उससे ना कभी झुंझलाहट होती थी कि मारूँ इनको, वो करूँ बस। तो बच्चों को ये लगा कि मतलब कुछ ये बहुत ज़्यादा वो करने लगी, गुस्सा गर्मी, मतलब अपने बेटों को लगा। जी। फिर उन्होंने जो है ना मतलब मैंने एक आध बार पोता पोती को मारा वारा भी, तो हालांकि मैं इस नेचर की नहीं हूँ, लेकिन बस मुझमें जो हो रहा था ना महसूस, वो मैं कर रही थी। तो बस इस तरह झुंझलाहट बढ़ती चली गई। एक आध बार मैंने अपने आप को ही मारने की कोशिश करी। तो आपको आपने कैसे मारने की कोशिश? बस वही, कभी हाथों से घूसे मार रही हूँ अपने आप को, कभी कोई चीज़ उठा ली मार रही हूँ, झुंझलाहट गुस्सा। तो फिर मेरे बेटे ने बोला कि मतलब इनकी हालत बिगड़ती जा रही है, इनको कहीं दिखाना। फिर वो हॉस्पिटल लेके गए मुझे, यासीन हॉस्पिटल में। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब काफ़ी हद तक अभी मैं बेहतर हो गई हूँ। लेकिन अब मैंने भी अपने आप को ना उस माहौल में डाल लिया जो वो लोग चाहते हैं। मतलब वो हमारे माहौल में तो नहीं ढल सके, लेकिन मैं उनमें वो हो गई। जी। तो आपके यानी कि आपके ये बेहतरी जो आपने अपने लिए की वो ये कि आप उसी माहौल में ढल गई। आप किचन में ही सोती हैं, लेकिन आप वैसे गुस्सा नहीं करती? नहीं, वो मतलब होता है फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी बेहतर हो गई है वो। मतलब अल्लाह ताला। आपके बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते एक और कमरा आपके लिए? हैं, लेकिन ना मतलब वो ऐसा बना हुआ है कि ऊपर नीचे बहुएं रहती हैं, तो अभी ऐसा आपके लिए किचन के अलावा और कोई जगह नहीं है? नहीं, अब रूम जो है ना ऊपर और नीचे वो बहुओं के हैं सब सेपरेट, तो अलग अलग सब रहते हैं। मतलब डॉक्टर साहब जब भी आपके पास आई थी लुबना जी, क्या प्रॉब्लम थी इनको? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, घर का माहौल जो है वो मेनली ये भी रिजेक्शन के जैसे है कि बच्चों ने जैसे उनको कॉर्नर कर दिया। बिल्कुल, बात ये तो बड़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में कि जब बच्चों की शादी हो जाती है, एक तरफ वाइफ है, दूसरी तरफ माँ है, और फिर वो बच्चे उनके हो जाते हैं, और फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, तो वो भी एक तरह से सैंडविच हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो साइड लेते हैं वाइफ की, और फिर माँ और बाप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, और यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। और जब ये होता है तो डेफिनेटली एक इंडिपेंडेंस है, इंसान का अपना वो प्राइवेसी है, वो सब कॉम्प्रोमाइज़ जब होती है तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। बिल्कुल। और ये भी आइडियल नहीं है कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो अच्छा भी नहीं लग रहा। कि वो मैं सोचूं कि ये एक तो उस नफ्सियाती चीज़ से निकल के बाहर गई, फिर उन्हें आप कहा कि नहीं मुझे रहना है, मुझे अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारनी, तो मुझे यहीं ऐसे ही गुजारनी है, वरना मेरा मुस्तकबिल मेरे घर में नहीं है। तो ये तो और प्रॉब्लम नहीं होगी इनके लिए? एग्जैक्टली। लेकिन देयर वाज नो अदर वे आउट, क्योंकि फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं चीज़ें, और मेरी इनके बच्चों से ही बात हुई है, वो भी अफोर्ड कह रहे हैं नहीं कर सकते हैं। तो एक साइकाइट्रिस्ट मसला ये है कि इस मुल्क में रहते हुए देखिए, असल ट्रीटमेंट होता है बायोसाइकोसोशल, आपने दवाइयों से ट्रीट किया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे दिया, एंड सोशल सपोर्ट्स। हमारे मुल्क में सोशल सपोर्ट्स की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि हम कहाँ से सोशल सपोर्ट्स लेकर आएँ, फाइनेंशियली
लोगों की सपोर्ट करें, हेल्प करें। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, मुल्क की तरफ से फंडिंग होती है। अगर यही चले वो नहीं हो सकता, मैं कहती हूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पर एटलीस्ट हम सुन तो सकते हैं, और बहुत सारी मसले तो तभी हल हो सकते हैं जब हम सुन लें उनको ना। बिल्कुल। आज देखें, आज के शो में मेरे साथ जितने भी हैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आपके घर में आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास ये तमाम तर लोगों को करते हुए देखा होगा। नहीं अफोर्ड कर सकते आप, ठीक है, समझ में आती है, मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, लोग तो बिजली के बिल नहीं भर पा रहे, तो फिर कहाँ से रिहाब के पैसे बर्दाश्त करेंगे। बट एक चीज़ जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ये कि आप सुने, और जब कोई आके अपनी परेशानी आपसे बयान करे तो उसको ये मत बताएं कि भाई तुम्हें क्या पता मुझ पे क्या गुजरी थी, मत बताएं उसको सुने, तवज्जो के साथ सुने, उसको हौसला दे, उसको सपोर्ट दे, और उसे कि हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। एक जल्दी से एक लाइन दे दीजिए क्योंकि मैं शो का अख्ताम करने जा रही हूँ। बिल्कुल, मुझे एक चीज़ कहनी है, बहुत ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि मैं एक तो आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर आए हैं लोग और अपनी प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। मैं समझता हूँ ये कमज़ोर नहीं, बहुत बहादुर लोग हैं, बहुत बहादुर लोग हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी आगे आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि वो छुपाएं अपनी प्रॉब्लम्स को। ये एक बीमारी है और इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, जिस बीमारी से गुजरे हैं, और फिर इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। जितना वो शेयर करेंगे, बताएंगे, उतना ही वेंटिलेट करेंगे, दूसरों से मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी उनको। कितनी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की कि एक बीमारी है और इस बीमारी में आपकी कोई गलती नहीं है। बात कीजिए, हल तलाश कीजिए, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्तों से शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। शाद रिया, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।